Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So we're going to start out the chapter number 1 from class 7th history. और इस रिस्पेक्टिव चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 7 एंड आल्सो फ्रॉम द हिस्ट्री. राइट, ग्रेट. So let's start it out here. Okay, take a look at maps 1 and map 2. अब यहाँ पे दो मैप्स, एक तो प्रेजेंट है आपको दे रखे हैं इधर पे. ठीक है, ये आपका एक मैप है. ठीक है, मैप एंड फर्दर आगे आपको ये सेकेंड मैप भी दे रखे हैं. ठीक है, दिस वन. राइट, अब मैप 1 वाज मेड इन 1154 CE by the Arab geographer A1 Idrisi. ठीक है, अब ये जो पहला वाला मैप दे रखा है, दिस वन, द वेरी टॉप वन, इस रिस्पेक्टिव मैप को 1154 में बनाया गया था. ठीक है, और किसने बनाया था? इसको बनाया था एक अरब जोग्राफर ने जिसका नाम था A1 इद्रिसी. ठीक है, द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पे ये जो भी सेक्शंस वगैरह डिवाइडेड है, ये जो सेक्शंस वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, ये सारे के सारे मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे, जो कि 1154 में अरब जोग्राफर ने एक वर्ल्ड के काफ़ी बड़े मैप में से इन इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स के लिए ये एक डिटेल मैप बनाया था. ठीक है, मैप 2 वॉज मेड इन 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. अब ये जो मैप नंबर 2 है, 1 सेकेंड, ये वाला मैप. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मैप को 1720 में बनाया गया था. एक फ्रेंच कार्टोग्राफ ने बनाया था. ठीक है, अब कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? सो कार्टोग्राफर्स वो पर्सन्स होते हैं जो मैप्स वगैरह को डिज़ाइन करते हैं, जो मैप्स वगैरह को बनाते हैं. ठीक है, यहाँ साइड पे लिखा भी हुआ है, कार्टोग्राफर पर्सन हु मेक्स मैप्स. तो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इस पर्टिकुलर मैप को बनाया था. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया. अब ये जो मैप नंबर 1 है, इसको यहाँ पे एक बार विजुलाइज करिए. ठीक है, अब मैप नंबर 2 है, इसको एक बार यहाँ पे विजुलाइज करिए. ये दोनों मैप्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट रादर दैन ये दोनों के दोनों मैप्स एक सेम एरिया के ही हैं, बट देन एज वेल ये दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से. इन A1 इद्रिसीज मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैप है, तो फर्स्ट मैप पे जो साउथ इंडिया है वो वहीं पर है जहाँ पे हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज आइलैंड एट द टॉप. और नॉर्थ इंडिया और श्रीलंका के जो आइलैंड्स हैं वो टॉप पर है. मैप नंबर 1 की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, ना प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अराबिक and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in the map is Kunauj. ठीक है, अब यहाँ पे ये जितने भी नेम प्लेसेस के जो नाम लिखे गए हैं सारे के सारे किस लैंग्वेज में हैं? ये सारे के सारे हैं अरेबिक लैंग्वेज में. याद रखिएगा, जो मैप 1 की बात हो रही है यहाँ पे, जो 1154 में बनाया गया था, एक अरब जियोग्राफर ने इसको बनाया था, इसका नाम था A1 इद्रिसी. सो उन्होंने इस मैप को बनाया था और इसमें जितने भी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स उन्होंने लोकेट किए थे वो सारे के सारे अरेबिक लैंग्वेज में उनके नाम लिखे हुए हैं. ठीक है, अब मैप नंबर 2 की अगर बात करें तो ये नियरली 600 साल बाद बना था मैप 1 की, क्योंकि मैप 1 1154 में बना है और मैप नंबर 2 1700 में बना है. तो समवट अराउंड 600 ईयर्स बाद बना था मैप नंबर 2. सो ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज कंसिडरेबली. अब इतने 600 ईयर्स का जो पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो सब कॉन्टिनेंट्स वगैरह थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई. ठीक है, ये सारी चीज़ें चेंज होती रही. जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह थी यहाँ पे रिगार्डिंग द सब कॉन्टिनेंट्स वो चेंज होती रही. दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलरली आर सरप्राइजिंगली डिटेल. अब ये वाला जो मैप नंबर 2 है, ठीक है, ये मैप काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगता है हमको. जिस तरीके से हमारा इंडिया का मैप है राइट अवे, उस तरीके से काफ़ी रिलेटेबल लगता है ये वाला मैप. और ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में भी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये पर्टिकुलर मैप. सो दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस. अब ये जो
मैप नंबर 2 है, जब भी यूरोपियन सेलर्स या जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जाना होता था मटेरियल्स वगैरह लेकर के, तो उस रिस्पेक्टिव टाइम में ये मैप नंबर 2 को वो लोग रेफर करते थे। मैप नंबर 2 की हेल्प से वो अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन जो भी जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँचा करते थे। ठीक है, सो फाइन। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. अब ये एक फैक्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्टोग्राफी करने की साइंस है, मतलब कि मैप्स वगैरह बनाने की जो टेक्निक है, जो चीज़ें हैं, वो इन दोनों टाइम पीरियड्स में काफ़ी डिफरेंट है। अब अगर आप यहाँ पे मैप नंबर 1 को स्टडी आउट करो तो इट्स जनरली ईजी नहीं है आपके लिए यहाँ पे समझना कि क्या चीज़ें कैसे हैं, क्या चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है, राइट। अब अगर आप वहीं पे मैप 2 में आ जाओ तो ये रादर दैन द मैप 1 काफ़ी सिंपल है आपके लिए इसको डिटेल में स्टडी आउट करना कि कौन से प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है, क्या रास्ते हैं उस प्लेस के लिए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इन दोनों टाइम पीरियड्स में कार्टोग्राफी जो है, मतलब कि जो मैप्स को बनाने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता जा रहा है, राइट। When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past were produced. अब जो historians होते हैं, historians कौन होते हैं? ये चैप्टर नंबर क्लास 6 में पढ़ चुके हैं हम लोग। historians वो होते हैं जो ये जितनी भी historical चीज़ें वगैरह होती हैं उनके बारे में स्टडी आउट करते हैं। ठीक है, सो जो historians होते हैं वो जब भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को पढ़ते हैं या फिर मैप्स को पढ़ते हैं या फिर जो टेक्स्ट वगैरह पास में जो टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं वो उसको जब पढ़ते हैं तो उनको ये सारी चीज़ों को भी रेफर आउट करना पड़ता है कि ये जो रिस्पेक्टिव चीज़ है, रिस्पेक्टिव मैप है, रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब कि इसमें पहले की कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इसमें दी गई है या इसमें प्रोड्यूस करी गई है, राइट। तो जो भी अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों की प्रॉपर समझने के बाद ही वो लोग इन रिस्पेक्टिव चीज़ों को स्टडी आउट करते हैं, जैसे कि जो भी मैप्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों। सो ये रिस्पेक्टिव मेथड होता है इसको स्टडी आउट करने का, एंड रादर दैन कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट को समझना कि कब ये रिस्पेक्टिव चीज़ को लाइक ये जो टेक्स्ट है या जो डॉक्यूमेंट है, जो मैप है, इसको कब बनाया गया, उसके कॉन्टेक्स्ट, उसको टाइम क्या टाइम था, राइट। दैट इज एज वेल इम्पॉर्टेंट। फाइन, ग्रेट। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, आप कुछ नए और पुराने शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। अब हम लोगों ने ये देखा अभी कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रेजेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, वो टाइम के हिसाब से प्रोड्यूस होती है और फिर फर्दर आगे आने वाले टाइम में वो चेंज हो जाती है। तो टाइम टू टाइम जो भी ये सब इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जाता है वो चेंज होती जाती है अपने कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन लैंग्वेज और मीनिंग्स का क्या, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो पहले के काफ़ी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनमें बहुत अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं, जो कि जैसे जैसे ईयर्स, टाइम टू टाइम वो चीज़ें भी चेंज होती गई। ठीक है, जैसे कि टाइम टू टाइम ये जो यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह प्रेजेंट है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इनमें बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ हो रखी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती गई। ठीक है, मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि जो मेडिवल पर्शियन है वो मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी डिफरेंट है। तो जैसे ही धीमे धीमे टाइम इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज होती जाती हैं। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विथ रिगार्ड्स टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। अब ये जो सिर्फ जो डिफरेंस है ये सिर्फ ग्रामर या फिर वोकैबुलरी का नहीं है, मतलब कि आपने कोई ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उसमें या फिर कोई वोकैबुलरी यूज़ किया, सिर्फ उसकी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे जो शब्द होते हैं, शब्द की मीनिंग्स भी टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कोई रिस्पेक्टिव वर्ड है, उसकी लेट से कुछ साल पहले कुछ रिस्पेक्टिव मीनिंग थी, अब उसकी कोई अलग मीनिंग है। तो ये जो मीनिंग्स होती हैं वर्ड्स की, जो मतलब होते हैं वर्ड के, राइट, मतलब भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी वर्ड्स के।
सो इन दैट रिस्पेक्ट केस वी से कि जो भी लैंग्वेजेस है वो चेंज होती रहती हैं, राइट, जो शब्दों की जो मीनिंग्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, बट ऑल ऑफ दोज चेंज टाइम टू टाइम. अब जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान, इसको एक एग्जाम्पल पे ले लेते हैं. टुडे वी अंडरस्टैंड एज इंडिया, ठीक है, द मॉडर्न नेशन स्टेट. अब हमारा जो हिंदुस्तान है उसको हम लोग आजकल इंडिया जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं या समझते हैं, और ये हमारा एक मॉडर्न नेशन स्टेट है, ठीक, काफ़ी मॉडर्न हमारी एक नेशन स्टेट है. When the term was used in the 13th century by Minhaj e Siraj, 1 second, हाँ, अब ये जो टर्म है इसको जब 13th सेंचुरी में यूज़ किया था मिनहाज ई सिराज ने, ठीक है, ये एक क्रॉनिकलर थे जो कि पर्शियन लिखते थे, ठीक है, जो पर्शियन में कुछ मीनिंग्स वगैरह लिखा करते थे, कुछ बुक्स वगैरह कुछ पोइम्स वगैरह लिखा करते थे, ये मिनहाज ए सिराज, ठीक है, आई सिराज. तो ही मेन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना. तो अब जब उन्होंने 13th सेंचुरी में इस टर्म को यूज़ किया था तो उनका मतलब था कि जितना भी एरिया पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का एरिया है वो सिर्फ उसको इंडिया कहते थे, ठीक है. ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान. उन्होंने इस पर्टिकुलर शब्द को एक पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया था उन ज़मीनों के लिए जो कि दिल्ली सुल्तान का एक पार्ट थी. उन सारी ज़मीनों के लिए जो भी दिल्ली सुल्तान का एक पार्ट थी उनके लिए उन्होंने एक ही ऐसा पॉलिटिकल टर्म यूज़ किया था. द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनेट बाय द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया. अब ये जो एरिया है धीमे धीमे बढ़ता गया, धीमे धीमे जो एरिया था पहले उनका कि पंजाब, हरियाणा और गंगा एंड यमुना का सिर्फ एरिया को जिसको इंडिया बोलते थे और जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था, तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे ऐड होती गई, धीमे धीमे सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई, ठीक है. तो ये जैसी सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहीं तो ये जो सल्तनत था ये भी धीमे धीमे एक्सटीड होने लगा और ज़्यादा बढ़ने लगा. लेकिन ये जो टर्म है इसमें कभी भी साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं हुआ था. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. और इसी चीज़ में 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया और उन्होंने यहाँ की जोग्राफ़ी, यहाँ के फौना मतलब कि ट्रीज़ वगैरह, यहाँ का जो कल्चर है, जो भी इनहैबिटेंट्स है, इन सारी चीज़ों को हमारे सब कॉन्टिनेंट की सारी चीज़ों को रेफर किया और दैट टर्म्ड एज हिंदुस्तान. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. अब आगे चैप्टर्स में हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, एक और चीज़ देखेंगे कि ये कुछ उसी तरीके से सिमिलर है जैसे कि 14th सेंचुरी में जो पोएट थे जिनका नाम था आमिर खुसराव, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था, दैट इज़ हिंद, ठीक है. जब जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटीज़ का आइडिया आया, जब इंडिया एग्जिस्ट करता था, तब उन्होंने ये जो टर्म था हिंदुस्तान, ठीक है, ये इन्होंने कैरी नहीं किया था पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स के लिए जिसके साथ हम अब आज तक एसोसिएट हैं, ठीक है. ग्रेट. So historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. तो ये एक्चुअली ये सारे रीजंस हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं उनको क्यों केयरफुल होना पड़ता है टर्म्स वगैरह के साथ, क्योंकि पास्ट में वो जो चीज़ थी वो जो टर्म था वो किस रेफरेंस में यूज़ हो रहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा था, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, राइट. तो यही एक रीज़न है कि जो हिस्टोरियंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, जो भी टर्म्स वगैरह के साथ उनको शब्दों के साथ काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है. टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल वर्ड लाइक फॉरेनर. आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि फॉरेनर, ये बहुत सिंपल वर्ड है. इट इज़ यूज टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, राइट. अब इस टर्म को हम लोग आजकल यूज़ करते हैं उन पीपल के लिए जो इंडियन नहीं होती, जो भी कोई इंडियन नहीं होता हम उसको फॉरेनर बुला देते हैं, राइट. Now, in the medieval period, a foreigner was a stranger who appeared, say, in a given village.
someone who was not part of that society or culture. अब मेडिवल पीरियड में जो फॉरेनर थे कौन होते थे, ये स्ट्रेंजर्स होते थे, ठीक है। जैसे कि कोई विलेज है, उस विलेज पे रहते थे, लेकिन ये वो लोग होते थे जो कि ना तो इस सोसाइटी का पार्ट होते थे और ना ही इस कल्चर का पार्ट होते थे। सो इन हिंदी टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। तो हिंदी में ऐसे लोगों को परदेसी डिस्क्राइब किया जाता है, ऐसे लोगों को, और पर्शियन में इन लोगों को अजनबी डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants having in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religions or caste backgrounds. तो इन्हीं सब चीज़ों से ये जो भी स्ट्रेंजर्स होते थे, जो कि उस विलेज में रहते थे, जो कि इस सोसाइटी का पार्ट नहीं थे, जो इस कल्चर का पार्ट नहीं थे, उन पीपल को, उन लोगों को हम लोग यहाँ पर वी कॉल दम एज फॉरेनर, राइट, बट मिडिवल पीरियड में। तो जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेस्ट में रहता है, कोई सिटी में रहता है, तो उसको माइट भी वो हो सकता है कि वो फॉरेनर हो, लेकिन अगर एक विलेज में कोई भी दो लोग रह रहे हैं, कोई भी सेम विलेज में लोग रह रहे हैं, भले ही उनके रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड डिफरेंट है, लेकिन वो फॉरेनर्स एक दूसरे के लिए नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रन किया करती थी। इस तरीके से जो डिफरेंट नेम्स थे, उन डिफरेंट नेम्स के अलग अलग मीनिंग्स थे अकॉर्डिंग टू द टाइम। पहले फॉरेनर का कुछ और मीनिंग था जो अभी डिस्कस किया। अब राइट अवे हम लोग फॉरेनर को कौन हुआ था, फॉरेनर्स जो भी इंडियन नहीं होता है, वे कॉल देम एज फॉरेनर्स। तो अब वो हम रिस्पेक्टिव होते हैं हमारे फॉरेनर्स। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स किस टाइम पे यूज़ किए गए, किस कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ करे गए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन सारी चीज़ों के डिफरेंस पे इन सारे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, इनकी मीनिंग को समझा जाता है। और यही एक रीज़न है कि जो हिस्टोरियंस है, वो हिस्टोरियंस पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिस्पेक्टिव वर्ड है ये किस कॉन्टेक्स्ट में और किस टाइम पे यूज़ किया गया है, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये दो मैप्स जाने, मैप नंबर 1 एंड द मैप नंबर 2। मैप नंबर 1 1154 में बना था और मैप नंबर 2 1720 में बना था, राइट। सो फर्स्ट मैप इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ना ही इतना ज़्यादा डिटेल है, बट ये जो हमारा सेकेंड मैप है इसमें अच्छे खासा डिटेल भी है और इसमें ये समझ में भी आ रही है कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, राइट। तो फिर फर्दर हम लोगों ने नए और पुराने शब्दों के बारे में जाना कि बेस्ड अपॉन कि जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोड्यूस होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसी तरीके से लैंग्वेजेस भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, वर्ड्स की मीनिंग भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो वर्ड्स की मीनिंग के लिए तो हम लोगों ने अभी दो टर्म्स देखे, पहला हम लोगों ने हिंदुस्तान देखा था एंड सेकेंड हम लोगों ने फॉरेनर देखा। तो ये जो मीनिंग है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, राइट। पहले हिंदुस्तान का कुछ और मीनिंग था, अब कुछ और हो गया। पहले फॉरेनर की कुछ और मीनिंग थी, अब कुछ और हो गई है। सो ये चीज़ें जो हैं ये टाइम टू टाइम यहाँ पर पे चेंज होती रहती हैं, राइट। सो फिर आगे हम लोगों ने हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा कि इन लोगों को केयरफुल काफ़ी रहना पड़ता है इन सारी चीज़ों के साथ, बिकॉज जो भी पास्ट में हुआ है उसके हिसाब से उनको टर्म्स को कोरिलेट करके देन उसके बारे में समझना पड़ता है, राइट। सो ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इस रिस्पेक्टिव वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को जाना कि जो भी वर्ड्स हैं, जो भी टर्म्स हैं वो कैसे डिफ़र करते हैं, राइट। जो टर्म्स की मीनिंग है और वो एक्चुअली पहले किस तरीके से होती थी और अब नाउ वो टाइम टू टाइम चेंज होते होते किस तरीके से और चेंज हो गई है। सेम गोल्स और डिफरेंट नेम्स के हिसाब से भी जाते हैं, यहाँ पे मीनिंग्स होती हैं उन वर्ड्स की। तो इस तरीके से पहले में और आज में काफ़ी चेंज आ गया है। पहले मैप्स कितने ज़्यादा जो फर्स्ट मैप था 1152 में 54 में वो कितना ज़्यादा डिफरेंट था और वो आसानी से समझ भी नहीं आता है। बट फिर आफ्टर 600 ईयर्स जब 1720 में जो मैप बना दैट वाज अ गुड वन, उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में थी। वो फिर पीजेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी, मर्चेंट्स के लिए काफ़ी ईजी था और रेफर आउट करना, इसको स्टडी करना एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करने के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज होती रहती हैं।
तो अब आगे इसका जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। चलते थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।